आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एनसीईआरटी। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है, ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चलिए डेली 10 बजे की क्लास 10 से 11 बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, 1 घंटा आराम से सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद NIOS शुरू करेंगे। Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms। तो जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। ठीक है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी वो किसी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, वो बेस्ड ऑन आवर नीड, बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड के ऊपर था, है ना। बेस्ड ऑन यूज फॉर फूड, यूज फॉर शेल्टर एंड यूज फॉर क्लॉथिंग। अब दिमाग में आता है ना कि भैया शेल्टर कैसे मिलेगा। तो देखो, जैसे कि मान लो ठंड का दिन है ना, ठंड का दिन है तो आदमी को ठंड लगती है, तो भैया जो भेड़ की बकरी की जो खाल है ना, जो उसका लेदर है, जो खाल है, उसको आदमी पहनता है तो ठंड से बचता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि छोटा सा जैसे भेड़ बकरी का खाल का छोटा सा वो गुफा टाइप का बना लिए, गुफा के अंदर ही, पहले तो गुफा में ही रहते थे, गुफा के अंदर ही उसका जो कवरिंग है उसको उससे कवर कर लिया। ठीक, चलिए यहाँ पर वर्ड है एक इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मीन्स एक्टिंग और रिएक्टिंग नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड विदाउट कॉन्शियस थॉट और प्लानिंग, ऑफन ड्रिवन बाय ए गट फीलिंग और इनेट इम्पल्स। तो इन इंस्टिंक्टिवली का यहाँ पर मीनिंग ये है कि भाई कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, हमारी गट फीलिंग कह रही थी कि भैया ये जो है बकरी जो है वो फूड और शेल्टर और फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग तीनों का काम करेगा। ठीक है जी, मतलब सॉरी, वो जो हमने बताया था कि भैया शेल्टर नहीं, वो क्लॉथिंग का काम करेगा। तो बकरी जो है वो फूड और क्लॉथिंग दोनों का काम करेगा। और अगर उसकी खाल को मतलब झोपड़ी टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, तो झोपड़ी टाइप से खाल को तो नहीं बनाएंगे, झोपड़ी टाइप से हम बनाएंगे घास फूस से, पेड़ पौधे से। ठीक है, तो जो बकरी है वो आ गया फूड और क्लॉथिंग के काम में। अब बांस है, अब मान लो कि बांस है, बांस का जो पेड़ है, पौधा है, पौधा नहीं सॉरी, बांस का पेड़ है, वो किस काम में आएगा? वो खा नहीं सकते, वो कपड़े नहीं पहन सकते उसका, तो उसका किस काम में आएगा? तो बांस का घर बना सकते हैं, शेल्टर के काम में आएगा। अब जैसे कि वो ले लो पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का क्या काम में आएगा? तो पाइनएप्पल का काम में आएगा फूड के कैटेगरी में, खाने की कैटेगरी में आएगा। अब पोटैटो को ले लेंगे तो पोटैटो क्या आएगा? खाने की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो ये सब जो है अपने ऑर्गेनिजम्स को उस हिसाब से बांटा जाता था, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक बेसिस की शुरुआत किसने की थी? तो कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने की थी। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। तो अरिस्टोटल ने क्या किया कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि बाहर से कैसा दिख रहा है, तो जो बहुत लंबा लंबा दिख रहा है उसको बोल दिया ट्री, है ना। जो छोटा दिख रहा है उसको बोल दिए श्रब्स, जैसे कि रोज का प्लांट श्रब बोल दिए। ठीक है, और उसी में और छोटा जैसे कि पुदीना का, पुदीने के पत्ते देखोगे तो देखो दिखाते हैं, तीनों में क्या अंतर है उसको समझते हैं हम लोग, फिर जाकर के चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंगो वाला तो हो गया मैंगो, मैंगो का तो हो गया ट्री, है ना। इमेजेस, भैया इमेजेस दिखाओ, कहानी ना सुनाओ। मैंगो ट्री, अरे यार मागो लिख दिए, मैंगो ट्री, है ना। मैंगो ट्री देखते हो कि काफी लंबा चौड़ा पेड़ होता है, तो ये पेड़ हो गया, ट्री हो गया। उसके बाद आ गया और रोज, ROSE, ठीक है, और रोज प्लांट, रोज प्लांट, हाँ। तो दिस रोज प्लांट इज ए श्रब, है ना, ये श्रब हो गया। और वहीं पर अगर हम ले लेंगे पुदीना, पुदीना प्लांट, ये हो गया, ये हर्ब हो गया। ठीक है, दिस इज हर्ब की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है ना। तो जो है एकदम छोटे पौधे होते हैं तो ये हर्ब की कैटेगरी में, जैसे पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, ये सब हर्ब की कैटेगरी में आ गए। चलो आ जाओ।
ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, और अरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया, दोज व्हिच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया, पहला कि भैया लाल खून किसका है, दूसरा कि लाल खून किसका नहीं है ना। तो लाल खून वाले एक तरफ और बिना लाल खून वाले दूसरे लोग अलग तरफ, है ना। तो एक बार हमने देखा कि मेढक जो है एक बार छिपा गया, तो उसका खून जो है मेढक का लाल नहीं निकला, तो मतलब है कि मेढक इज नॉट अ रेड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. तो Linnaeus के समय में क्या था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें एक तरफ थे सारे प्लांट्स, एक तरफ थे सारे एनिमल्स। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. अब ये जो टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो इसके भी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, ठीक है। तो मतलब ये जो यूकैरियोट्स होते हैं जिनका कि न्यूक्लियस अनडेवलप्ड रहता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जो सेल के अंदर के पार्ट्स है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए कि सेल ऑर्गेनल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। उसके बाद प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता था ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के भी बीच में नहीं करता था। अब देखो, ठीक, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक है ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक है फंजाई। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, ठीक है। तो कैसे भाई कैसे क्लासिफिकेशन करते थे लेनियस टाइम के अंदर, कि भाई हाँ देख लिए कि अच्छा ये प्लांट जैसा दिख रहा है तो इसको प्लांट किंगडम के अंदर रख दो, ये एनिमल जैसा दिख रहा है तो इसको एनिमल किंगडम के अंदर रख दो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लियर है जॉन? Classification of organisms into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into this category. लेकिन बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ना तो प्लांट की कैटेगरी में फॉल कर रहे ना एनिमल की कैटेगरी में फॉल कर रहे। जैसे कि मशरूम हम लोग जो खाते हैं, तो भैया मशरूम को हम क्या बोलेंगे, प्लांट की एनिमल, है ना। ना तो वो ग्रीन कलर का है, ना वो चल सकता है, चलेगा तो एनिमल, और अगर वो ठीक है अगर ग्रीन कलर का प्लांट जैसा अगर होता तो प्लांट, तो क्या है, तो उस वक्त ऐसे भी कंफ्यूजन था। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो काफ़ी लंबे समय तक चला, लगा कि भैया इससे हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे पास राजधानी ट्रेन है, वंदे भारत है, और भी फलाना ठिकाना कई तरह के ट्रेन है, लेकिन फिर भी इससे ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम भाई गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। उसी तरीके से लीनियस टाइम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था हर चीज़ को, ठीक है, इनएडिक्वेट था। तो इसलिए हमारा टू किंगडम से आगे बढ़ के हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन में पहुंचे। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. तो देखो जैसे कि अब क्या है कि ट्रेन है, अब वंदे भारत राजधानी, वंदे भारत देखोगे, राजधानी देखोगे, तो सब में क्या है कि जो केवल मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसी को मॉडिफाई नहीं कर दिया गया, उसमें जो है उसका जो सीट है वो बढ़िया सा सीट भी बढ़िया सा किया गया, एसी वगैरह सब लगाया गया। तो अब जब बुलेट ट्रेन आएगा तो उसमें भी और कुछ खासियत होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, है ना, तो ऊपर ऊपर देखने, केवल देखने से नहीं, उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा। तो बिहाइंड बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, खाली ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक हम जरूरत महसूस हुई कि भैया हम दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखें, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर को देखें, हम नेचर ऑफ वॉल को देखें, ठीक है, मतलब सेल वॉल को देखें, सेल वॉल किस चीज का बना है,
तो जैसे कि सेल वॉल क्या हो गया, तो सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री हो गई दैट इज सेल वॉल। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल अलग अलग चीजों का बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब क्या जो वो उनका जो इवोल्यूशन हुआ उसमें क्या रिलेशनशिप है, इन सभी चीजों को जो है देखा गया। So classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time। तो जरूरत जैसे जरूरत उसके हिसाब से, पहले जो ट्रेन था उसमें बस ऐसे ही लकड़ी के पटरी वाली सीटें हुआ करती थी। देखो ट्रेन ड्यूरिंग ट्रेन इन 1950s, ट्रेन इन 1947 टाइम में ही ले लो या 47 में ही ले लो, 1947। हाँ ना, ट्रेन कोच लिखते हैं, आई तो ट्रेन का दिखा दिया, कोच इन 1947 इनसाइड यार, इन ट्रेन कोच इनसाइड। लकड़ी के कोचेज हुआ करते थे। ये देखो, ये तो अभी आजकल के डेट का है। 1947 में तो प्लास्टिक होता भी नहीं था, तो ये प्लास्टिक का कवर कहाँ से लगा देगा। देखो लकड़ी का हुआ करता था सीट। यार दिखा ही नहीं रहा है। ट्रेन कोच इन 1947। रुक जाओ, ये देखो लकड़ी के कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे ट्रेन के अंदर। बाहर का बॉडी लोहे का और अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो लकड़ी का, सीट भी लकड़ी की हुआ करती थी। तो ये था, तो धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ। उसके बाद जो है लकड़ी से हट करके वो फोम गद्दे वाला सीट आया। उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ तो और एकदम सॉफ्ट वाला सीट आया। तो उस तरीके से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी जो किंग क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो धीरे धीरे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन उसका होता गया, है ना। पुराने जमाने के लोग जैसे कि आजकल के लोग, आजकल हम लोग वो खा लेते हैं, मशरूम खा लेते हैं, ठीक है, तो मशरूम खा लेते हैं। पुराने जमाने का टाइम में लोग मशरूम थोड़ी खाता था, नहीं खाता था। चलिए आइए देखें हम लोग, क्लियर है ना जॉर्ज। So classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time। तो समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेज हुए। जैसे समय के साथ साथ ट्रेन में बहुत तरह का चेंजेज हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर भी चेंजेज हुआ। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसमें एक चीज फिक्स रहा कि भैया प्लांट किंगडम प्लांट भी है और एनिमल किंगडम वो दोनों रहा, बाकी एक्स्ट्रा चीजें और ऐड हुई। The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing। तो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम हमेशा से रहा, लेकिन ये चीज उसमें चेंज आ गया कि भैया हम प्लांट किंगडम में किस चीज को रखें और एनिमल किंगडम में हम किस चीज को रखें। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। और इसी के साथ साथ प्लांट और एनिमल किंगडम को छोड़ के दूसरे तरह के भी किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो लिनियस ने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का स्टार्ट किया था, ठीक है, साइंटिफिक नेम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आ गया उसके लिनियस के टाइम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब आइए नेक्स्ट है R.H. विटेकर 1969 प्रोपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर ने क्या किया कि कहा कि टू किंगडम से आगे बढ़ा जाए हम लोग, है ना, जो जनरल ट्रेन है इससे आगे बढ़ के राजधानी लाया जाए। और जनरल ट्रेन से आगे बढ़ के राजधानी लेके आए अरिस्टोटल, ठीक है, और उससे और आगे बढ़ करके जनरल ट्रेन से वो सुपरफास्ट ट्रेन लेकर के आए अरिस्टोटल, और सुपरफास्ट से भी राजधानी वंदे भारत, ठीक है, वो लेकर के आए R.H. विटेकर। अब कोई और होगा जो बुलेट ट्रेन लेके आएगा, कब लेके आएगा पता नहीं। सो R.H. विटेकर 1969 proposed a 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि भैया केवल प्लांट और एनिमल नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आइए, द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड। तो जो किंगडम R.H. विटेकर ने डिफाइंड किया उसके नाम क्या कहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। देख रहे हो ना, ये दोनों पहले से ही है, जैसे शुरू से ये दोनों
चलते हैं। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। तो मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, जो आर.एच. विटेकर का मेन क्राइटेरिया क्या था, तो वो था सेल स्ट्रक्चर की, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की बनावट कैसी है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, मतलब रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे ह्यूमन बीइंग सेक्स करते हैं, वो डॉग्स सेक्स करते हैं, ठीक है, एनिमल्स देखोगे मोस्टली तो सेक्स करते हैं, लेकिन जो प्लांट होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो प्लांट में देखोगे क्या कि जो सहजन का पेड़ होता है ना, सहजन के पेड़ को डंडी काट करके लगा दो तो नया पेड़ लग जाएगा। जैसे हमने अभी अभी 10-15 दिन पहले सहजन के पेड़ को काट करके, ठीक है, हमारे घर के सामने सहजन का पेड़ है तो उसको काट के बगल में एक लगाया है, तो उसमें पत्ती, नए पत्ती आना शुरू हो गए, ठीक। तो वैसे दैट इज नॉट सेक्सुअल है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द इवोल्यूशनरी कनेक्शन एंड कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है कि भाई जो हम जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग के पूर्वज जो थे बंदर थे, कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन जो है कहाँ से हुआ, तो ह्यूमन बीइंग के पूर्वज जो थे बंदर थे, तो उसमें से कुछ बंदर के बंदर ही रह गए, जैसे देखते हैं ना मंकी, कुछ मंकी ही रह गए, कुछ जो है बुद्धिमान होकर के ह्यूमन बीइंग बन गए। तो वैसे ही कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओरिजिन क्या है, इट डिपिक्ट्स हाउ रिसेंटली डिफरेंट स्पीसीज शेयर्ड ए कॉमन एंसेस्टर। तो अभी बताता है क्या कि डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कहें ना कि आदमी और बंदर का जीन्स एक जैसा है ना, मतलब इवोल्यूशन सेम से हुआ है। तो इट डिपिक्ट्स हाउ रिसेंटली डिफरेंट स्पीसीज शेयर्ड ए कॉमन एंसेस्टर बेस्ड ऑन जेनेटिक, मॉलिक्यूलर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो क्या क्या बेस पे होगा, जेनेटिक बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस, है ना, मॉलिक्यूलर मतलब वो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब सेल के मॉलिक्यूल्स का बेसिस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। अब आदमी का कंपेयर पेड़ पौधे से तो नहीं किया जा सकता ना, आदमी का कंपेयर जो है बंदर से, लंगूर से, यही सब से ना करेंगे कि भैया उस वैसा दिखता है। अब लेमन एग्जाम्पल में लीजिए, ठीक है, आम भाषा में, जिसको जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है ना, उसको समझाएंगे तो कैसे, जैसे अपनी मम्मी को समझाओ, अपनी दादी को समझाओगे, ठीक है, हु हैज नॉट बीन अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, और जो मतलब नॉर्मल समझिए ना कि वो नॉर्मल हाउसवाइफ, तो उनको बताइएगा कि ह्यूमन एंसेस्टर्स वेयर गोरिल्ला मंकीज, वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वो गुस्सा हो जाएगी, ऐसा बोलोगे ना, वो लोग नहीं बोलते, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारे पूर्वज बंदर थे, तो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही समझाना। टेबल 2.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो जब ये पांच किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया 1969 में, तो इस 5 किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो वो हम इस टेबल के अंदर देखने वाले हैं। तो पांचों किंगडम का नाम है और इस कैरेक्टरिस्टिक को भी लिखते हुए चलना, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हुए चल। तो इसका नाम है टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। तो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फांजाई, चौथा है प्लांटे और पांचवा है एनिमेलिया। तो पहला है सेल टाइप। तो मोनेरा का जो सेल टाइप है दैट इज प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो सेल जो है उसके सेल के अंदर एक तरीके से समझ लो ना कि अनडेवलप्ड, मतलब पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप्ड सेल डेवलप तो है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। जैसे कि पहले का ट्रेन में सीट वीट तो होता था लेकिन गद्दे नहीं हुआ करते थे, तो वो जो है गद्दा वगैरह यहाँ पे आ गया बाकी सब में। तो मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है दैट इज प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है हम लोग डिटेल में सबको देखेंगे, फिलहाल जो है बस खाली ये समझिए कि मोनेरा में सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, है ना, लकड़ी का सीट था ट्रेन में, और उसके बाद जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया इस सब में जो गद्देदार सीट आ गया, है ना जी। सुपर फास्ट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, फिर वो तुम्हारा मेट्रो ट्रेन, फिर तुम्हारा वंदे भारत, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल टाइप इज यूकैरियोटिक। तो ओनली मोनेरा इज द ओनली किंगडम जिसमें जिसको हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक किंगडम। अब सेल वॉल कैसा होता है,
है ना। सेल, व्हाट इज सेल वॉल? तो जैसे कि अंदर, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको कुछ कवर करके रखेगा ना, बाउंड्री रहेगा ना, तो वो बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल वॉल। तो जो है मोनेरा के अंदर, ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, ये जो है हमारे जो बने हुए हैं दिस इज, यहाँ सेल मेम्ब्रेन होता है, वॉल नहीं होता है, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होता है, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता। चलो देखते हैं। तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल वो बना होता है दीवार, वो नॉन सेलुलोसिक होता है, मतलब सेलुलोज का नहीं होता है। से व्हाट इज सेलुलोज? तो सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, ठीक। सेलुलोज जो है ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, बट जो मोनेरा का वॉल है, सेल वॉल, दिस इज नॉन सेलुलोजिक। पॉलीसैकेराइड का है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का है, ठीक है, बट दिस इज नॉन सेलुलोसिक, मतलब सेलुलोज का नहीं बना है। प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, अब सेल वॉल कुछ कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है और चिटिन का बना होता है, प्रेजेंट विथ चिटिन। प्लांटे के अंदर जो सेल वॉल होता है वो होता है, और दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल होगा तो हम लोग भी लकड़ी की जैसा ठोस दिखेंगे ना भाई। अगर मान लो कि लकड़ी जो है, प्लांट का जो लकड़ी होता है वो स्टेम कितना हार्ड होता है ना, तो हमारा भी जो स्किन है अभी जैसे प्रचार दिखाता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट, तो हार्ड हो जाएगा अगर सेल वॉल हुआ तो सॉफ्टनेस थोड़ी रह जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा के अंदर एब्सेंट रहता है। देखो मेम्ब्रेन बाउंड, एक चीज ध्यान रखना कि सेल के अंदर, जैसे ये रहा सेल, तो सेल के अंदर ऐसे ही सब चीज छिड़क छिड़क कर रख दिया गया, मतलब छिट छिट के रख दिया गया किसी भी चीज को पर्टिकुलर डब्बे में ऑर्गेनाइज, जैसे ये सेल स्ट्रक्चर है। अब इस डब्बे में हमने रख दिया, जैसे मान लो कि मसाला का डब्बा है, तो मसाला का डब्बा में इसमें हमने रख दिया हल्दी, इसमें रख दिया, मम्मी रखती होगी ना मिर्चा, इसमें रखती है, इसमें रखा धनिया पाउडर, इसमें रखा वो गोल की पाउडर, इसमें रखा नमक, इस तरीके से रखा। लेकिन कुछ लोग क्या है कि उसको, ये तो ये वाला हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट, तो उसको घेर के रखे हुआ। और दूसरा हो गया कि कुछ लोग ऐसे हुआ, यहाँ हल्दी फेंक दिया, यहाँ नमक रख दिया, मतलब ऐसे ही एक डब्बे में, जैसे किसी किसी ढाबे वाले होटल में जाओगे तो ऐसे ही छिट के रखा रहता है, तो ऐसे उठा उठा के फटफट डाल देता है। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारा मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा बाकी सब में प्रेजेंट है। बस खाली इतना ध्यान रखिए कि मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर क्या होता है भैया? न्यूक्लियस दिमाग है ना, तो दिमाग के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दिमाग खुले में है, तभी तो ये मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। दिमाग खुला हुआ है, दिमाग पैक नहीं है, तो खुला हुआ है तो कहीं भी हमला करता है ये सब बैक्टीरिया वगैरह, देखे ही हो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो सेलुलर होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल भी होता है, मल्टी सेल भी होता है, मतलब मोनेरा बैक्टीरिया को मोनेरा ही कहते हैं, समझ लो, मोनेरा किंगडम के अंदर ही आता है। तो ये सेलुलर होता है, ये भी सेलुलर होता है। अब क्या है कि हमारा बॉडी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो हमारा बॉडी सेल्स है, हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, दैट इज अ ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर फिर वो लंग्स है, ठीक है, दैट इज द ऑर्गन। और उसके बाद लंग्स के साथ, ठीक है, हम सांस लेने के लिए हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो बैक्टीरिया के अंदर लंग्स और हार्ट इस सब टाइप का नहीं है, और ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, तो दैट इज सेलुलर लेवल। बैक्टीरिया आर सेलुलर लेवल, प्रोटिस्टा आर सेलुलर लेवल। लेकिन उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे फंजाई, तो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होते हैं इसके। अब प्लांटे और एनिमेलिया में आ गए तो इसमें टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, और एनिमेलिया के अंदर टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट टिश्यू है, ये सब टिश्यू है, ठीक है। हार्ट भी एक टिश्यू है, बट हार्ट एक ऑर्गन है ना, बना हुआ है टिश्यू का। और साथ में हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो पूरे ब्लड को फ्लो करवाता है। तो एनिमल किंगडम में ये चीज खासियत है। जैसे जैसे हम किंगडम में आगे बढ़ते हैं, तो जो लोएस्ट किंगडम है मोनेरा और प्रोटिस्टा, वो सेलुलर लेवल के किंगडम है। जो उसके बाद आया फंजाई, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें मल्टी सेलुलर और उसमें लूज टिश्यूज हैं। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू इज मतलब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन जो सिमिलर वर्क करेंगे, दैट इज टिश्यू। सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टिश्यू के बारे में देखो इसमें एनसीईआरटी में जो है वो डिटेल में नहीं है, अभी लोअर क्लासेस में है,
लेकिन NIOS में डिटेल में है, तो वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एक एक टिश्यू के बारे में। तो जब इसके बाद NCERT पढ़ेंगे तो पूरा टिश्यू जो है कवर अप हो जाएगा, दोबारा मतलब NCERT के लो लेवल में 9-10 में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर टिश्यू है, ऑर्गन है प्लांट के अंदर, और एनिमल के अंदर टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना पीना है वो कैसे करते हैं, तो ये जो है ऑटोट्रोफिक है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो माने सेल्फ, है ना, ट्रॉपिक मतलब भोजन पानी। तो केमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो जो मोनेरा किंगडम है उसके ऑर्गेनिजम्स वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर दो, एक अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो जैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। और दूसरा देखोगे क्या कि जो जैसे कि वो सूखा पत्ती वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर जो चीज सड़ रही है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया फंजाई लग जाता है, तो वो लोग वहां से खाना प्राप्त करता है। तो दो टाइप का वो अपना भोजन करते हैं, एक तो है फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरा है केमोसिंथेटिक, है ना, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो केमोसिंथेटिक मतलब केमिकली अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विदाउट फोटोसिंथेसिस। और दूसरे हो गया, पहले ये तो हो गया कि अपना खाना खुद से बनाना, दूसरा है हेट्रोट्रोपिक, शिकार करना, है ना, मतलब दूसरे को खा जाना। जैसे बैक्टीरिया हमारे, जैसे अभी देखा था कि कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस क्या कर रहा था, तो वायरस था, बट वो क्या क्या है, वो क्या कर रहा था, शरीर में घुस करके शरीर के पार्ट्स को खा रहा है, मरा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज प्रोटिस्ट, दीज आर ऑटोट्रोपिक, ये फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रोपिक में केवल फोटोसिंथेटिक है। ध्यान में रखोगे कि मोनेरा जो है वो ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना खुद से बनाएंगे, ठीक है, जो अपना खाना दोनों है, ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है। तो जो ऑटोट्रोपिक है मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे, भोजन पानी तैयार करेंगे, उसमें दो टाइप के हैं, केमोसिंथेटिक और दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक। जो प्रोटिस्ट हैं वो ऑटोट्रोपिक है लेकिन ओनली फोटोसिंथेटिक, और शिकार तो करेंगे ही करेंगे, हेटरोट्रोपिक भी हैं। अब आइए जो हमारा फंजाई, ठीक है, दीज आर हेटरोट्रोपिक, जैसे कि मशरूम, तो हेटरोट्रोपिक, ये दूसरे का शिकार करते हैं। देखो मशरूम कभी हरा नहीं होता है, तो वो पेड़ पे बैठ जाएगा, पेड़ पे को चूसेगा, तो हेटेरोट्रोपिक हैं और पैरासिटिक भी हैं, ठीक है। मशरूम इज नॉट ए पैरासिटिक, लेकिन इसके अंदर, इस किंगडम के अंदर, फंजाई के अंदर जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो पैरासिटिक नहीं है। पैरासिटिक अगर होगा तो अगर हम लोग खा लें, मान लो पता लगा कि हमारे शरीर के अंग को ही खा गया, ठीक है। तो जो फंजाई के अंदर जो मशरूम है वो हेटेरोट्रोपिक है ना, जिस चीज के ऊपर रख दें, जैसे लकड़ी का बुरादा वगैरह दे करके मशरूम को उगाते हैं, तो उसको वो खाता है। और दूसरे हैं पैरासिटिक, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में जो है, प्लांट तो भैया अपना अपना जो खाना है वो खुद से पकाता है ना, किसी दूसरे को नहीं खाता है, तो ऑटोट्रोपिक होते हैं, और इसमें भी फोटोसिंथेटिक, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वो होते हैं ऑटोट्रोपिक, और इसमें ऑटोट्रोपिक में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक हो गया कि भैया डेड एंड डिकेइंग को खा रहे हैं, है ना, और होलोजोइक हो गया कि भैया मांस मार के खा रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स आर, जैसे लॉयन, लॉयन जो है, और लायन जो है सड़ा हुआ चीज़ कभी नहीं खाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सड़े हुए चीज़ पे ही बैठेगी। जैसे कि देखोगे कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, जैसे गोबर, गाय गोबर किया रहेगा, है ना, सड़ते हुए गोबर पे ही बैठ करके उसमें से खाना ढूंढेगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका क्या है। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains. अब क्या है कि besides 5 kingdom, है ना, 5 किंगडम के साथ साथ हम और क्या चीज प्रपोज हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप का चीज प्रोड्यूस वो दिया, तो उसी में 3 डोमेन सिस्टम भी दिया गया। तो इस 3 डोमेन सिस्टम को अभी तो यहाँ पर देख लो शॉर्टकट में, लेकिन जब हम लोग NIOS की बुक को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। The 3 domain system has also been proposed that divides kingdom Monera into 2 domains. तो ये जो हो गया, अब कहा गया कि भैया नहीं, कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 5 किंगडम ना दे करके 3 डोमेन दे दिया। इस 3 डोमेन में मोनेरा के अंदर मोनेरा को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी हम लोग देख रहे हैं मोनेरा एक किंगडम है, लेकिन वहां पर मोनेरा का 2 पार्ट था। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ 3, तो यहाँ पर मोनेरा का, ये भी मोनेरा, ये भी मोनेरा का पार्ट, ये भी मोनेरा का पार्ट,
ठीक है। और तीसरा बाकी जो है मतलब दीज आर प्रोकैरियोट्स। अभी देख रहे हैं कि हम लोग यूकैरियोट्स ज्यादा थे, लेकिन इस वाले में 3 डोमेन सिस्टम में 2 अलग अलग जो हो गया डोमेन वो प्रोकैरियोट्स के लिए, और सिंगल डोमेन इज फॉर यूकैरियोट्स, बाकी सब एक तरफ है ना। क्लियर हो गया। तो दिस इज मोनेरा है ना, बैक्टीरिया को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby a sixth kingdom classification। तो अगर हम लोग इसको डोमेन सिस्टम को देखें तो ये क्या हो गया कि मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया गया है ना। तो दो जो ये मोनेरा एक था सिंगल था तो ये 2 हो गया, 1 + 1 1 + 1 हो गया, अब प्लस यहाँ पे और है, ठीक है। तो टोटल इज 4 किंगडम क्लास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लेटर डेवलप हुआ। जब कब? जब 3 डोमेन सिस्टम डेवलप हुआ। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो भैया हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम लोग NIOS के अंदर भी पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तो फिलहाल जो है हमारा सारा का सारा फोकस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे होना चाहिए। चलो जी जॉन, क्लियर है? बोलोगे जॉन क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर या कुछ प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है ना, क्लियर। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। तो कह रहा है कि चलो भैया ये 5 kingdom classification को डिटेल में हम लोग देखें और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने कैसे ये इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। मतलब कौन कौन से फीचर्स थे जिससे ये क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ या फिर इन्फ्लुएंस हुआ। Earlier classification systems included bacteria, the blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants। तो जो पुराना क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पहले क्या था, 2 किंगडम था, एनिमल और प्लांट। तो जितना भी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, फंजाई है, मॉसेज है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको प्लांट में रख दिया, ठीक है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब प्लांट में चला गया, फंगी होंगी सब प्लांट में चला गया। अब ये जो है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मॉसेज, फंस क्या होते हैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग यहाँ देख लेंगे, डिटेल्स में इसके जो चैप्टर्स होंगे वहां देखेंगे। चलिए, सो एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड्स इन फ्रूट्स, एग्जांपल रोज, मैंगो, सनफ्लावर एक्सेट्रा। तो ऐसे प्लांट जो फूल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो उनका जो सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे मैंगो, तो मैंगो का सीड पहले हम लोग आम खाते हैं, सीड अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे फिर तुम्हारा मैंगो के बाद ले लो, मैंगो के बाद मैंगो के बाद कौन सा आम ले लो, एप्पल ले लो, ठीक है। तो पहले फ्रूट होता है उसके अंदर सीड होता है, ठीक। ऑरेंज ले लो, तो पहले फ्रूट होता है उसके अंदर बीच में सीड होता है। तो दैट दोज आर एंजियोस्पर्म। तो उसमें फ्लावर होगा, फल आवे फूल देवे, मतलब फूल आवे फल देवे, तो पहले फूल आएगा फिर फल देगा और उस फल के अंदर सीड होगा, दैट इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? आर ग्रुप ऑफ सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स सच एज कोनिफर्स एंड काइकट्स व्हिच सीड्स आर नेकेड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। अब नेकेड का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आम का सीड देखेंगे तो उसके ऊपर कवर है, जो है वो कवरिंग किया हुआ है, ठीक है। जो हम उसका चने को देख लो, चने को देख लो तो उसके सीड के ऊपर कवरिंग रहता है, लेकिन कुछ सीड्स ऐसी रहती हैं जिसके ऊपर कवर नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं तुमको इंटरनेट पे, तब जाके समझ में आएगा। पाइन नट्स, ग्राउंड नट, मूंगफली तो खाए होगे ना, तो मूंगफली के ऊपर GROU ग्राउंड नट है ना। देखो मूंगफली के ऊपर छिलका वो रहता है, पाइन नट ही देखो पहले, हटाओ, ग्राउंड नट हम लोग बाद में देखेंगे। तो पाइन नट्स, तो ये जो है पाइन नट्स है, ये देखो यहाँ पर ये पाइन का जो ट्री है इसमें से आ गया, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहता है। हाँ ठीक है भाई, कहीं ना कहीं से तो उसका अटैचमेंट रहेगा ना, तो दैट इज अटैचमेंट, यहाँ से अटैच है
ठीक है, प्लांट से तो अटैच रहेगा ना, इसमें से बीज आराम से निकल जाएगा। देखो ये रहा, सीड्स जो है वो नेकेड है, दिख रहा है। लेकिन जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली होता है, जो एप्पल होता है, उसमें सीड्स कहाँ होते हैं, कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट मूंगफली देखोगे तो सीड के ऊपर कवरिंग है। तो पाइन नट, जो ऐसे प्लांट्स जिसके सीड नेकेड होते हैं, ये रहा ना नंगा है सीड, बस ऐसे निकालो, ये रहा, इस तरीके का निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिसके सीड नेकेड होते हैं, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, चलिए मॉसेस क्या होता है। तो मॉसेज आर स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, इसको ब्रायोफाइट्स के कैटेगरी में आता है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दैट thrive in damp shaded environments covering surfaces like soil, wood and rocks, lacking true roots, stems और leaves। सीधा सीधा देखो ना भैया, जब हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे पत्थर वगैरह पर देखें ना कि हरा हरा काई जैसा जमा हुआ है ना, जैसे जंगल के रास्ते में जाएंगे तो हरा हरा काई जैसा जमा होता है, दैट इज मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेज आर स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट्स, इसको ब्रायोफाइट्स भी बोलते हैं, दैट थ्राइव इन डैम्प, है ना, जहाँ नमी रहेगा वहां पे आएगा। अब जहाँ सूखा रहेगा तो भैया पानी कहाँ से आएगा इसको, तो वहाँ पर जैसे डेजर्ट में सूखा रहता है, तो डेजर्ट में कोई किसी टाइप का प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता है। अब फर्न्स क्या होता है, तो फर्न्स आर वास्कुलर प्लांट्स। अब वास्कुलर और नॉन वास्कुलर में क्या फर्क है, तो ये देखो, ये तो हो गया मॉसेस, ये सब हो गया मॉसेस। तो वास्कुलर और नॉन वास्कुलर में क्या फर्क है कि इसमें जो है उसमें ऊपर तक, जैसे ये प्लांट है, ये देखो यहाँ पे ऊपर तक वाटर वगैरह को ले जाने की जरूरत है। हम जड़ में पानी डालेंगे, आम के हम जड़ में पानी डालेंगे और पानी ऊपर तक पहुंचेगा। आम के पौधे को जब हम पानी देते हैं तो खाली वो जड़ में थोड़ी ऊपर तक लेके जाता है ना पानी को, है ना, तो उसको कैसे लेकर के जाता है, तो वो ट्यूब की, वो वास्कुलर सिस्टम की जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से लेकर के जाता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। लेकिन ये तो जमीन पर ही, धरती पर ही है, तो इसमें कोई वास्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें वास्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें वास्कुलर सिस्टम होता है। जैसे ये सभी जितना भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा वाला देखोगे, सब में वास्कुलर। सो फर्न्स आर वास्कुलर प्लांट दैट रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। तो फर्न्स जो है ऐसे वास्कुलर प्लांट्स हैं, है ना, जो रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर्स। अब ये क्या होता है स्पोर्स, इसको भी देखेंगे। रेदर देन सीड्स और फ्लावर्स। देखो कुछ पौधे होते हैं क्या कि कुछ पौधों को देखोगे तो जैसे आम का पौधा है, तो आम का सीड लगा देंगे तो पौधा हो जाएगा। ठीक है, आम का सीड लगा देंगे तो पौधा हो जाएगा। फिर तुम्हारा जैसे अभी सहजन की हमने बताई, तो डंडी काट के हमने लगा दिया तो सहजन का पौधा हो गया। लेकिन फर्न्स जो है वो ऐसे वास्कुलर प्लांट्स हैं जो, जैसे देखो स्पोर्स दिखाते हैं क्या होता है, व्हाट इज स्पोर्स, फिर समझ में आएगा कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं। SPORES, हाँ ये देखो ऐसा, ये स्पोर्स है। तो ये क्या होगा ना कि जैसे हवा में आया, जैसे हवा आया, ठीक है, हवा आया, कोई चिड़िया बैठ गई, तो ये जो है स्पोर्स आर, इसके अंदर जो है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, या फिर सेक्स ऑर्गन्स नहीं, ऐसे कहो कि मतलब ये अपने आप में, जैसे कैसे कि हम सीड को डाल देते हैं तो सीड जो है वो एक पौधा बन जाता है, तो इसी तरीके से ये जो है एसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इस स्पोर को किसी भी मीडियम से, हवा के माध्यम से इसमें रहता है, ये रहा स्पोर्स है, तो ये हवा के माध्यम से कहीं फैल गया, फिर वहीं पे पौधा निकल गया। ठीक है, देखोगे क्या कि भाई बहुत सारे जगह पे ना वो जमीन पर ऐसे ही इस तरह के प्लांट निकले रहते हैं। तो जमीन पर इस तरह के प्लांट कैसे निकल जाते हैं, कोई बीज तो लगाया नहीं, तो स्पोर्स की वजह से, हवा से या फिर कोई बर्ड वगैरह से वो स्पोर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, और इस तरह के जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव हैं। इसको लगा दोगे मतलब ये कहीं पे गिर जाएगा जाके, तो रिप्रोडक्शन। So what are spores? Spores are single-celled, hardy reproductive or survival units produced by fungi, plants, mosses, ferns, algae and some bacteria. ठीक है, तो जैसे कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को ही समझ लेते हैं एग्जांपल में। तो बैक्टीरिया जो है हवा में रहता है, तो बैक्टीरिया हवा में कैसे रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स,
है ना। स्पोर्स बैक्टीरिया जो फैलता है, कहते हैं ना कि भाई बैक्टीरिया जो है, तो अभी इस घर में जैसे कोरोना वायरस, वायरस से समझ लो कि थोड़ा सा था, फिर पूरी पूरी दुनिया में फैल गया। तो कैसे फैल गया, ठीक है, तो वायरस का कैसे फैल गया, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे हैं, तो उसी तरीके से मीन्स ऑफ, ये जो है वन ऑफ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होता है, सिंगल सेल्ड हार्डी, हार्ड होता है, रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगी, प्लांट्स, मॉसेज, फॉन्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो कहीं हवा से फैल गया, कोई बर्ड जो है उसके ऊपर बैठ गया, उसके पैर में लग गया स्पोर्स, और वो कहीं दूसरी जगह जमीन पर जाकर के बैठी, ठीक है, तो स्पोर्स जमीन में घुसा और वो स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। The character that unified this whole kingdom was that of all the organisms included had a cell wall in their cells. तो जो कैरेक्टर जिस पूरे के पूरे किंगडम को यूनिफाई किया, वो क्या था, कौन से किंगडम को, हम जिस किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हम बात कर रहे हैं कि उसमें सेल वॉल है, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स, तो उनके सेल्स में सेल वॉल है, ठीक है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो अब क्या है कि भैया सब सेल वाल वाले को रख दिए, तो बैक्टीरिया में भी सेल वाल है और प्लांट में भी सेल वाल है, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिए। तो भैया अब दोनों को एक ही कैटेगरी में कर दिए, तो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक अलग, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक अलग, है ना। तो वो जो है जो वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, तो बाकी के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही विचित्र हो गए। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, तो देखो बैक्टीरिया भी एक साथ आ गया, एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी आ गया, साइनोबैक्टीरिया भी आ गया। जो काई जमा होता है ना, काई जो जमा होता है नदी तालाब में, दैट इज साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स व्हिच आर यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया को प्लांट के साथ रख दिया, तो यू, ठीक है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को प्लांट के साथ रख दिया जो कि यूकैरियोटिक है। तो ये प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको यूकैरियोटिक प्लांट के साथ रख दिया, बेस्ड ऑन किस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वंस, और ये जो है यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर के साथ भी कंबाइन कर दिया। जैसे बैक्टीरिया को रख दिया प्लांट के साथ, तो बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। तो इस कैटेगरी ने क्या किया कि भैया क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा दोनों को अलगी के अंदर रख दिया। अब ये दोनों चीज होते क्या हैं, तो ये देखो क्लेमाइडोमोनाज है ना, सो क्लेमाइडोमोनाज इज डिफाइंड एज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। तो ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, ग्रीन एल्गी है ना, इसका मोच निकला हुआ है, देख रहे हो ना, फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनाज इज डिफाइंड एज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेल वॉल। तो ये जो है इसका ये जो बाउंड्री है, दिस इज सेल वॉल, है ना, इसका सेल वॉल होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड 2 फ्लैजिला फाउंड इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल होगा, ठीक है, 2 फ्लैजिला होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये डाइवर्स कई तरह के एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ठीक, सच एज सॉइल, सॉइल पे भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और ओशंस में भी पाया जाता है। अब ये देखिए स्पाइरोगायरा, ये जो है इस तरह का है, ठीक है, ये भी अलगी है लेकिन इसके अंदर ये इस तरह के लाइंस बनी हुई हैं। तो स्पाइरोगायरा आर फ्री फ्लोटिंग ग्रीन अलगी डिवीजन क्लोरोफाइटा। तो ये जो है फ्री फ्लोटिंग है ना, ग्रीन अलगी है और फ्री फ्लोटिंग है। तो देखो कुछ चीजें जो हैं फ्री फ्लोटिंग होती है और कुछ चीजें जो है वो धरती से चिपक के रहता है, ठीक है, जैसे प्लांट्स आर नॉट फ्री फ्लोटिंग। लेकिन पानी में ही देखोगे तो कुछ प्लांट जो है वो पानी में तैरते रहता है, तो दोज आर फ्री फ्लोटिंग, है ना। और कुछ प्लांट जो है वो जर में, पानी के जर में दिखते हैं, जैसे तालाब में जाओगे या फिर कहीं पे भी ऐसा जगह जहां क्लियर पानी है तो वो नीचे दिखेगा। सो स्पाइरोगायरा आर फ्री फ्लोटिंग, देखो अभी दिखाते हैं नेट के ऊपर, फिर समझ में आएगा। अंडर द सी, अंडर द सी, समुंदर के अंदर। अरे यार ओरिजिनल वाला दिखाओ ना, ये सब क्या बना बना के दिखा रहा है। देखो नेशनल ज्योग्राफी का है तो इस तरीके से है, तो ये जमीन से अटैच है,
लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, वो तैरते रहता है, तो दोज आर नॉट अटैच्ड। ठीक है, तो उसी में स्पाइरो वगैरह है, वो तैरते रहता है, वो फ्री फ्लोटिंग है, वो ऐसे अटैच नहीं है। तो ये सब प्लांट्स थोड़ी है, उसी कैटेगरी की सारी चीजें हैं देखो जो अटैच है। चलिए, तो स्पाइरोगायरा और फ्री फ्लोटिंग, देखो क्लेमाइडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दो गो मूछ है इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। तो एक मूछ जो है ये देखो ये लंबा होता है, एक मूछ जो है वो छोटा होता है। सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में बाद में अलग चैप्टर में, लेकिन जान लीजिए कि ये अभी यहाँ से हमको क्या मिला कि इसका सेल वॉल होता है, इसका दो गो मूछ होता है जिसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं, इसको इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट है तो भाई जो क्लोरोप्लास्ट मतलब फोटोसिंथेटिक के काम में आता है, मीन्स दिस इज फोटोसिंथेटिक। स्पाइरोगायरा है और फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी डिवीजन क्लोरोफाइटा। ठीक है, हमने देखा था ना क्लास डिवीजन सब चीज, तो क्लोरोफाइटा का है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, कहाँ पाया जाता है, तो सॉइल और सैंड में नहीं पाया जाता है। जिस तरीके की ये सॉइल में, फ्रेश वाटर में, ओशियंस में, सब जगह पाया जाता है, ये हमारा केवल फ्रेश वाटर में पाया जाता है। साफ पानी में देखोगे कि हरा हरा कोई चीज लगा हुआ है, तो दैट इज स्पाइरोगायरा, चलता हुआ। इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाया जाता है। नेम्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये ब्यूटीफुल है और स्पाइरल है। स्पाइरोगायराज आर फिलामेंटस एल्गी, तो स्पाइरोगायरा जो है वो फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंट के फॉर्म में है, और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है इस तरीके से स्पाइरल है ना? ठीक, चलिए। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants. अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था पुराना, ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने हेटेरोट्रोपिक ग्रुप मतलब शिकारी फंगी को ऑटोट्रोपिक ग्रुप ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया, मतलब दोनों के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सब एक बराबर है ना, आम इमली एक बराबर। ठीक है जी, बोला कि दोनों खट्टा है ना, आम भी खट्टा है इमली भी खट्टा है। अरे भैया आम आगे जाकर के डेवलप होकर के मीठा भी हो जाता है, कहा कि नहीं भैया कच्चा आम हमने खा के देखा खट्टा लगा, इमली भी खट्टा लगा, तो आम इमली एक बराबर, वैसा नहीं होता। ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंगी and the autotrophic green plants, though they were also showed a characteristic difference in their walls composition। अब दोनों जो है फंजाई के वाल अलग चीज का बना है, ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स का वाल अलग चीज से बना है, दिस इज सेलुलोज और ये चिटिन का है। ठीक है, सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, अलग टाइप से बना है, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं सेल वॉल है ना, रख दो इसको एक कैटेगरी में। The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall। तो फंजाई का जो वॉल होता है वो चिटिन का है और ग्रीन प्लांट्स का सेलुलोसिक सेल वॉल है, सेलुलोज का। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, तो प्लांट्स का जो है प्लांट्स ग्लूकोज नहीं सेलुलोज पी रहा है, उसमें सेलुलोज का सेल वॉल। चिटिन क्या होता है, तो चिटिन इज अ नेचुरल नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे पॉलीसैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट सुगर्स। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप का होता है, ग्लूकोज, सेलुलोज, ठीक है, और भी बहुत, माल्टोज, डेक्सट्रोज, हेक्सटोज, बहुत तरह का होता है, बहुत। तो उसी में से चिटिन भी एक जो है नेचुरल पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए, जिसमें नाइट्रोजन भी है, कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। ये रहा इसका फॉर्मूला, फाउंड इन फंगल सेल वॉल, और जो कि फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। When such characteristics were considered, the fungi kingdom were placed in separate kingdom fungi। तो आर.एच. विटेकर आए, बोले कि यार ये क्या बकवास बवासीर कर रखे हो, हैं बताओ कि इसका सेल वाल अलग चीज का बना है, उसका सेल वाल अलग चीज का बना है, और तुम सबको जो है फंजाई को प्लांटे के साथ रख दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये इसको अलग करेंगे हम, ये फंजाई। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। तो देखो अब आ गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आ गया हमारे पास, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उसका एक सिंगल किंगडम बन गया, मतलब उसको मोनेरा के अंदर रख दिया गया। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं,
चाहे वो सिंगल सेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, सब मोनेरा में, ठीक है। वैसे और उसके बाद जो हमारा यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक के अंदर भी आ गया मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। अब बाकी के जो 3 यूकैरियोटिक के बाकी के जो है वो बाकी 3 बच गए, है ना। तो वो 3 अलग अलग किंगडम हमारे पास आ गया, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, FPA, ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो दीज आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन algae with plants and both having cell wall। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या किया, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा को जो है एक अलग किंगडम में लेकर के आया, और जबकि ये दोनों के दोनों अर्लियर, ठीक है, अर्लियर कोलेरा जो था वो अलगी के अंदर प्लांट किंगडम में था, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर सेल वॉल है। तो ये चीज हट गया, तो ये हट करके क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये अभी कहाँ आ गए, ये प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। पहले कहाँ थे, एनिमल उसमें थे, प्लांट्स के अंदर थे। It had put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom। तो जो इसने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म, ये जो नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया 5 वाला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने जैसे कि जो क्लेमाइडोमोनास पहले प्लांट किंगडम के अंदर था उसको हटा करके प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर लेके आया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हुआ। हाँ जी जॉन बोलो, तो क्लियर है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। तब हो सकता है ना भाई फ्यूचर में भी, जैसे कि अभी जो है वंदे भारत जबरदस्त ट्रेन है, फ्यूचर में प्लानिंग हो रही है कि बुलेट बनाएंगे, तो है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो सकता है कि भाई हमारा बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश की ही जा रही है। तो उसी तरीके से दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो ये जो इस टाइप के जो चेंजेस है वो फ्यूचर में भी टेक प्लेस हो सकता है कि अभी 5 किंगडम से और ज्यादा किंगडम में हम आ जाए। डिपेंडिंग किस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो है और ज्यादा डिटेल में खोजबीन होती जाएगी और हमारी नॉलेज जो है और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटेल में समझते जाएंगे हम लोग, तो हो सकता है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से 10 किंगडम 12 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाए। चलिए आइए, over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships। तो समय के साथ जैसे जैसे चेंजेज आते गए, जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है, तो एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी है ना। जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम खाली बाहर बाहर से नहीं देखेंगे, है ना, मतलब मॉर्फोलॉजिकल हम नहीं देखेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, हम जैसे फिजियोलॉजिकल हो गया, यहाँ फिजियोलॉजिकल समझ लेते हैं कि मतलब हम ओनली मॉर्फोलॉजिकल, ओनली फिजियोलॉजिकल या फिर ओनली रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज नहीं देखेंगे। जैसे कि मान लो कि बाई सेक्स, मतलब बाई इंटरकोर्स अगर बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा मतलब खाली ह्यूमन बीइंग का नहीं होता, सबका, आम का, पेड़ पौधा का भी बच्चा ही होता है सबका, ठीक है, तो केवल उसके थ्रू नहीं होता है, केवल सेक्स के थ्रू नहीं होता है, उसके अलग मीन्स में। जैसे कि हमने कहा ना कि सहजन के फल, सहजन के पेड़ के एक तने को काट करके लगा दो, तने को काट करके तो वो एक नया पेड़ खड़ा हो जाएगा, ठीक। आम के सीड को लगा दो तो एक आम का पेड़ खड़ा हो जाएगा, तो वहां पर सेक्स वाली थोड़ी बात हो गई। चलो इसको हम लोग भी डिटेल में समझेंगे। तो फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिफर्स टू द नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि भैया एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जैसे और उसका हार्ट किस तरीके से, जैसे ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है इसका, जैसे मेरा हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा होगा, ऐसे चल रहा है, आंख की पलकें ऐसे ऐसे हो रही हैं, आंख से हम देख पा रहे हैं, मुंह से खा पा रहे हैं, नाक से सांस ले पा रहे हैं, मुंह से भी सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वो ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा, या फिर लिविंग बीइंग कैसा काम कर रहा है, ठीक है,
उसके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं, उसके सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शनिंग। इट डिस्क्राइब्स हाउ द बॉडी वर्क्स, है ना, ये डिस्क्राइब करता है कि भैया हाउ द बॉडी वर्क्स, हाउ द ऑर्गेनिज्म वर्क्स, कवरिंग प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, सांस कैसे ले रहा है, डाइजेशन, खाना खा रहा है, पच कैसे रहा है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन, एंड हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है, और हार्मोन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, रेदर देन जस्ट स्ट्रक्चर। तो बाहर से ना देख करके, मतलब खाली मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, हाँ भैया मेढक का भी हार्ट है, आपका भी हार्ट है, तो आपका वाला हार्ट मतलब मेढक जो है, मेढक वाला हार्ट आपको लगा दें, तो ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर जैसा एक ही जैसा दिख रहा है लगा दो ना। तो कहा खाली उसको नहीं देखना है, ठीक है, कि हमको और क्या क्या देखना है, हमको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखना है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। कि चलिए मॉर्फोलॉजिकल क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट, है ना, कि बाहर से कैसा, हम प्लांट को कैसे बता पाते हैं कि बाहर से कैसा दिख रहा है ना भाई, हम आराम से बता पाते हैं कि ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, बाहर से देख करके, ठीक है। तो वही बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो और उसका बाहर से मतलब एक्सटर्नल पार्ट हो गया, और अंदर से इंटरनल पार्ट, जैसे कि जो लकड़ी मिलता है बाजार में, जो लकड़ी मिलता है, तो जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का तो लकड़ी जो मिलता है वो पेड़ थोड़ी मिलता है, वो कटा कटाया लकड़ी मिलता है ना, स्लैब मिलता है, तो उसको देख करके पहचान लेता है कि भैया ये आम का लकड़ी है, ये तुम्हारा सागवान का लकड़ी है, ये नीम का लकड़ी है, ये बबूल का लकड़ी है, और देख के पहचान लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो कैसे पहचान लेते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। In this chapter, we will study the study characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो विटेकर सिस्टम में 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, उसमें से 3 हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्लांटे और एनिमेलिया का अलग अलग से सिंगल चैप्टर, बहुत बड़ा है किंगडम। The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4। तो chapter 3 में हम लोग पढ़ेंगे plant kingdom, chapter 4 में हम लोग पढ़ेंगे animal kingdom, ठीक है। तो अब यहाँ से आएंगे kingdom Monera, तो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाएगा ना, एक्सेस हो जाएगा, तो बेटा ऐसे निकलने लग जाएगा, स्लिप करने लग जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट जो जैसे होता है कि मान लो कि बहुत भूख लगी है, तो 10 दिन का खाना एक ही बार में थोड़ी खा लोगे, बीमार पड़ जाओ, तो उसी तरीके से स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। कल देखेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू बच्चे लोग, कल मिलते हैं हम लोग।